दिसंबर 2006 नोएडा का सेक्टर 31 में एक बड़ा सा बंगलो था, D5। इस घर के मालिक का नाम मोनिंदर सिंह पंडेर था। उसके साथ एक नौकर रहता था, सुरेंद्र कोहली। बाहर से देखने पर यह घर बिल्कुल आम लगता था, लेकिन कुछ ही दिनों में यह घर हाउस ऑफ हॉरर के नाम से पूरे भारत में मशहूर होने वाला था। मिठारी एक गरीब बस्ती थी। यहाँ मजदूर और डेली वेजेस पर काम करने वाले वर्कर रहते थे। 2005 से कई परिवारों ने पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट लिखवानी शुरू की कि उनके बच्चे अचानक लापता हो गए हैं। किसी की बेटी स्कूल से लौटते वक्त गायब हो गई, कोई बच्चा खेलते खेलते वापस ही नहीं आया। महीनों तक बच्चों का कोई पता नहीं चल पाया। परिवार पुलिस की चक्कर लगाती रही, लेकिन उनके बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। कई बार पुलिस ने कह दिया कि बच्चे भाग गए होंगे या फिर कहीं और चले गए होंगे। Moninder Singh Pandey spent most of his time there while his wife stayed back in Chandigarh. समय बीतता गया, एक दो नहीं बल्कि कई बच्चे गायब होते रहे। पूरे इलाके में डर का माहौल छा गया। फिर एक दिन एक जवान लड़की जिसका नाम था पायल, वो भी लापता हो गई। उसके घर वालों को पता था कि वो D5 बंगलों के आसपास किसी काम के सिलसिले में गई थी। जब वो घर वापस नहीं लौटी तो उसके पिता ने उसकी तलाश शुरू कर दी। वो सीधे D5 बंगलों के मालिक पंदेर के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां से भी पायल की कोई जानकारी नहीं मिली। इस बार पायल के परिवार वालों ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने बार बार पुलिस और ऊपर के अधिकारियों से मदद मांगी। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने भी शिकायत दर्ज की कि बच्चों के लापता होने का कनेक्शन सीधे D5 बंगलों से है। दिसंबर 2006 के आखिरी दिनों में पुलिस और वहां के स्थानीय लोगों ने मिलकर D5 बंगलों के पीछे वाले नाले और कचरे की ढेर की जांच करनी शुरू की। जो मिला उसने सबको हिला कर रख दिया। नाले से इंसान की हड्डियां मिलने लगी, शरीर के टुकड़े भी मिले, कपड़े और बच्चों का सामान भी मिला। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे और भी इंसानी अवशेष मिलते गए। कई लोग कपड़े और सामान के आधार पर अपने बच्चों की पहचान करने की कोशिश कर रहे थे। वो दृश्य इतना दर्दनाक था कि मीडिया और पूरा देश हैरान हो गया। पुलिस ने सबसे पहले घर के नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उसने कई खौफनाक बातें कबूल की। जांच एजेंसी के मुताबिक उसने माना कि वो बच्चों को घर के अंदर बुलाता था, उसके बाद उनके साथ गलत काम करता था, फिर उनकी हत्या कर देता था। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि कई लाशें टुकड़ों में काटी गई थी। मेडिकल रिपोर्ट्स में भी शरीरों को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काटने की बात सामने आई। इस वजह से ये केस और भी ज़्यादा खौफनाक बन गया। फिर पुलिस ने घर के मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर को भी गिरफ्तार कर लिया। सवाल ये था, क्या इतने सारे अपराध उसके घर में हो रहे थे और उसे पता तक नहीं था, या फिर वो भी इन सब में शामिल था। पंडेर ने अपनी सफाई में कहा कि उसका इन हत्याओं से कोई लेना देना नहीं है। उसका कहना था कि जब ये सारी घटनाएं हो रही थी तब वो यहाँ मौजूद ही नहीं था। लेकिन जनता का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। लोगों को लग रहा था कि सच्चाई अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आई है। केस की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इस केस को CBI को सौंप दी। CBI ने कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन की, ह्यूमन रिमेन्स की फोरेंसिक टेस्टिंग हुई, DNA मैचिंग की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई थ्योरीज सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स में सेक्सुअल असॉल्ट की बात कही गई, कुछ रिपोर्ट्स में कैनिबलिज्म के आरोप भी मीडिया में चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन इनमें से कई बातें कोर्ट में पूरी तरह साबित नहीं हो पाई। अगले कुछ सालों में ये केस अलग अलग कोर्ट में चलता रहा। सुरेंद्र कोहली को कई मर्डर केस में दोषी माना गया। उसे कई बार डेथ सेंटेंस सुनाई गई। मोनिंदर सिंह पंडेर को भी कुछ मामलों में दोषी ठहराया गया। उसे मौत की सजा मिली। मीडिया ने इसे भारत का सबसे भयानक सीरियल मर्डर केस में शामिल कर लिया। पूरा देश इस केस को फॉलो कर रहा था। लोगों को लग रहा था कि दोषियों को सजा मिल गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 17 साल बाद
कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर सिंह पंडेर को कई मामलों में बरी कर दिया। कोर्ट का कहना था कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी कमियां थी। पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट करने की बेसिक रूल को भी फॉलो नहीं किया था। प्रोसिक्यूशन आरोपियों की गिल्ट को साबित नहीं कर पाया। ये फैसला सुनकर कई विक्टिम फैमिलीज टूट गई। उन्हें लगा इतने सालों के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुरेंद्र कोहली के खिलाफ बचे हुए आखिरी मामले में भी उसे बरी कर दिया। इसके बाद उसके रिलीज होने का रास्ता एकदम साफ हो गया। इस फैसले ने पूरे देश में डिबेट छेड़ दी। कुछ लोगों का कहना था कि इन्वेस्टिगेशन इतना ही खराब तरीके से हुआ था कि पुलिस ने आरोपियों के क्राइम को साबित भी नहीं कर सकी। दूसरी तरफ विक्टिम फैमिलीज का मानना था कि उनके बच्चों को अब तक न्याय नहीं मिला। आज भी नितारी कांड भारत का सबसे रहस्यमय और डरा देने वाले क्राइम केसेस में गिना जाता है। एक तरफ कई बच्चे और एक जवान महिला की मौत का दर्द और दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन की गलतियां और लीगल सिस्टम पर उठते सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर उन मासूम बच्चों के साथ असल में हुआ क्या था? और अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू से सही से होता तो क्या उन परिवार को आज एक अलग जवाब मिलता? नितारी कांड सिर्फ एक सीरियल मर्डर केस नहीं था, ये उन परिवारों की कहानी है जिनकी आवाज़ बहुत देर तक किसी ने नहीं सुनी और शायद इसीलिए 20 साल बाद भी नितारी का नाम सुनते ही कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और पुलिस शुरू से ही लोगों की बातों को गंभीरता से लेती तो शायद कई मासूम बच्चों की जान बच जाती। खैर, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस केस को लेके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल अनरियल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं ऐसी एक स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।